कहानी शुरू होती है 1830 में, जब एलन नाम की युवती रोते हुए प्रार्थना करती है कि कोई देवात्मा उसके पास आए और उसके अकेलेपन को दूर करे। लेकिन उसकी प्रार्थना एक रहस्यमय शैतान को गहरे अंधेरे में से जगा देती है और इस शैतान के कहने पर एलन खुद को उसे हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर देती है। जिसके बाद अचानक एलन घर के बाहर अपने गार्डन में आती है और तभी उसे बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। असल में शैतान एलन का बेरहमी से बलात्कार कर रहा था। इस घटना के 8 साल बाद विस्बर्ग जर्मनी में एलन थॉमस से शादी कर चुकी थी, जिसकी नौकरी हाल ही में हरनॉक नाम के आदमी की कंपनी में लगी थी। कुछ समय बाद नॉक थॉमस को एक काम सौंपता है, जिसमें उसे कंपनी के एक बहुत पुराने क्लाइंट और लॉक से कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर लेने के लिए उनके पास जाने के लिए कहा जाता है, जो बहुत दूर दराज के इलाके कार्पथियन पहाड़ियों में अपने महल में रहता था। और लॉक जर्मनी में नॉक की कंपनी के जरिए एक बहुत पुराने खंडर हो चुके ग्रुनवॉल्ड नाम के महल को खरीदना चाहता था। कार्पथियन पहाड़ियों का नाम सुन थॉमस कहता है कि क्यों ना हम इस क्लाइंट को जर्मनी आने दें और फिर इन पेपर्स पर सिग्नेचर लें। लेकिन नॉक मना करते हुए कहता है, नहीं, ये क्लाइंट काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका है और उसने ये खास रिक्वेस्ट की है कि कंपनी से किसी को उसके पास भेजा जाए। इस काम को पूरा करने पर प्रमोशन की बात सुन थॉमस अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए नॉक के इस काम के लिए तैयार हो जाता है। एलन को जब इस बात का पता चलता है, वो थॉमस को इस काम पर न जाने के लिए कहती है, क्योंकि थॉमस के उसकी जिंदगी में आने के बाद से वो शैतान और उसके बुरे सपने कम हो गए थे। लेकिन थॉमस नहीं मानता और अगले दिन जाने से पहले उसे अपने दोस्त फ्रेडरिच, जो कि एक अमीर शिप बिल्डर था, और उसकी पत्नी एना के घर छोड़ने का फैसला करता है। उसी दिन देर रात को अचानक एलन उठती है और अपने एक लॉकेट के अंदर अपने कुछ बाल काटकर छिपा देती है। उधर नॉक निर्वस्त्र होकर न जाने किसी से चीखते हुए बात करते हुए कहता है, मालिक, मैंने उसे आपके पास भेज दिया है और आप चिंता मत कीजिए, आपकी अमानत का भी मैं यहाँ ध्यान रखूंगा। अगले दिन सफर पर निकलने से पहले एलन वही लॉकेट थॉमस को देती है, जिसके बाद थॉमस अपने इस सफर पर निकल पड़ता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद थॉमस एक घने जंगल में मौजूद गांव में पहुंचता है, जहां से ऑरलॉक का महल एक दिन की दूरी पर था। रात होने वाली थी, इसीलिए वो इसी गांव के सराय घर में रुकने का फैसला करता है। रात को वो अपने कमरे में सो रहा होता है जब अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि गांव के लोग एक युवती को घोड़े पर बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। ये गांव के लोग घने जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं जब अचानक एक कब्र के पास आकर इस युवती का घोड़ा रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। गांव के लोग इस कब्र को खोद एक सड़ी हुई लाश को बाहर निकालते हैं, जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मार दो इसे, मार दो इसे। तभी एक आदमी हाथ में एक नोकीली छड़ लिए इस लाश के शरीर के आर पार कर देता है। तभी पीछे से थॉमस चिल्लाता है, हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक थॉमस की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी। वो देखता है कि उसके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा वो एक सपना था या हकीकत। वो अपने सफर पर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि गांव का एक भी आदमी वहां मौजूद नहीं था और ना ही उसका घोड़ा। मजबूरन उसे कार्पथियन पहाड़ियों पर मौजूद ऑरलॉक की महल की तरफ पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। एक लंबी चढ़ाई के बाद वो एक खाई के पास पहुंचता है, जहां से एक छोटा सा पुल दूसरी तरफ जा रहा था, जिसकी शुरुआत में बहुत सारे जीसस क्रॉस रखे हुए थे। उससे ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। पूरे दिन चलते चलते उसे रात हो जाती है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए अचानक उसे एक घोड़ा गाड़ी उसकी तरफ तेजी से आती हुई दिखती है, जो ठीक उसके पास आकर रुक जाती है। इस घोड़ा गाड़ी को कोई नहीं चला रहा था। अचानक थॉमस खुद ब खुद इस घोड़ा गाड़ी की तरफ खिंचता चला जाता है और इसके अंदर बैठने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये घोड़ा गाड़ी तेजी से ऑरलॉक के महल की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके पीछे बहुत सारे भेड़िए भी भाग रहे होते हैं। कुछ समय बाद थॉमस की आंख खुलती है। वो खुद को महल के दरवाजे के बाहर खड़ा पाता है। वो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाता है, दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और कुछ दूरी पर वो ऑरलॉक को खड़ा पाता है, जो उसे अंदर आने का इशारा करता है। महल के अंदर पहुंचकर ऑरलॉक उसे तुरंत वो कागजात दिखाने के लिए कहता है, जो थॉमस के मालिक हरनॉक ने उसके साथ भेजे थे। थॉमस ये भी कहता है कि सर, अभी काफी देर हो चुकी है, मैं कल आपसे इन कागजात पर दस्तखत ले लूंगा। लेकिन ऑरलॉक कहता है, नहीं, मैं इन कागजात के लिए बरसों से इंतजार कर रहा हूं, मुझे अभी वो कागजात देखने हैं।
थॉमस उसे वो कागजात दे देता है। ऑरलॉक थॉमस को टेबल पर बैठने का इशारा करता है और कागजात लेकर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता है कि तभी अगले ही पल थॉमस को ऑरलॉक अपनी दाएं तरफ खड़ा पाता है, जो उसके लिए एक ग्लास में शराब परोसता है। और फिर से अचानक थॉमस को ऑरलॉक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है, जो उन कागजात को पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद थॉमस कहता है, सर, कल मैंने यहाँ के गांव के लोगों को कुछ बहुत ही अजीब से रिवाज को करते हुए देखा। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो सपना था या हकीकत, लेकिन मैंने देखा कि गांव के लोगों ने एक कब्र से लाश को बाहर निकाला और उसे बेरहमी से मारने लगे। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लेकिन तभी ऑरलॉक पागलों की तरह गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी उन लोगों के बारे में। फिर दोबारा से वो शांत होकर कहता है, मैं तुम लोगों के शहर आकर रहने के लिए बेताब हूं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिन्हें ना ही इन प्राचीन कहानियों का पता है और ना ही यकीन है। अच्छा चलो, अब कुछ खा लो। थॉमस ऑरलॉक से बुरी तरह डर चुका था। वो डरते हुए नाइफ से ब्रेड काटने लगता है कि तभी उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। ऑरलॉक थॉमस के खून को अजीब ढंग से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे चोट को ठीक करता हूँ, जाओ आग के पास जाकर बैठ जाओ। थॉमस कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। तभी ऑरलॉक कहता है, तुम्हारे चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बीमार हो। उसके ऐसा कहते ही थॉमस सच में बहुत ज्यादा बीमार महसूस करने लगता है और अपने आप ही उसकी कुर्सी आग के पास पहुंच जाती है। और फिर वो देखता है कि ऑरलॉक अपने लंबे लंबे नाखून लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अगले दिन चौंकते हुए थॉमस की नींद खुलती है। वो देखता है कि ऑरलॉक का कोई अता पता नहीं था। उसका सारा महल सुनसान पड़ा हुआ था। ऑरलॉक को ढूंढते हुए थॉमस एक कमरे में घुसता है, जहां अचानक उसे अपनी छाती में दर्द होता है। वो तुरंत एक शीशे को उठाकर देखता है। उसकी छाती पर दांत के निशान थे। उसी दिन रात को ऑरलॉक कागजात पर अपना मोहर लगाकर थॉमस को गवाह के रूप में दस्तखत करने के लिए कहता है। थॉमस दस्तखत करने के लिए आगे आता है और देखता है कि कागजात बहुत अजीब सी भाषा में थे। ऑरलॉक उसे बताता है कि कागजात की भाषा उसके पूर्वजों की है। थॉमस को अंदर ही अंदर कोई चीज रोक रही थी इस कागजात पर दस्तखत करने से। तभी ऑरलॉक कहता है, क्या मैं तुम्हारे इस लॉकेट को देख सकता हूं? ये वही लॉकेट था जो एलन ने थॉमस को दिया था। लॉकेट को हाथ में लेते ही ऑरलॉक उसे सूंघने लगता है और कहता है, तुम प्यार को लेकर बहुत खुशकिस्मत हो। अच्छा, अब जल्दी से दस्तखत करो। थॉमस इन कागजात पर दस्तखत नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी ऑरलॉक उसके सामने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला रख देता है, ये कहते हुए कि वो इतनी दूर इस काम के लिए आया, ये उसी का इनाम है। थॉमस कागजात पर दस्तखत कर देता है। अब से हम पड़ोसी हुए थॉमस, ये कहकर ऑरलॉक वहां से जाने लगता है। थॉमस कहता है, सर, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ रात भर बुरे सपने आते हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऑरलॉक कहता है, बिगड़ी तबीयत के साथ तुम नहीं जा सकते, यहीं रहो और आराम करो। थॉमस कहता है, नहीं सर, प्लीज जाने दीजिए मुझे। लेकिन ऑरलॉक कहता है, तुम यहीं रहोगे, ये मेरा हुक्म है। थॉमस ऑरलॉक से अपना लॉकेट भी वापस मांगता है, लेकिन ऑरलॉक उसे वो लॉकेट दिए बिना ही वहां से चला जाता है। अगली सुबह फिर चौंकते हुए थॉमस की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसकी छाती पर फिर एक नई जगह दांत के निशान थे। ऑरलॉक का कोई अता पता नहीं था। थॉमस तुरंत महल से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन महल से बाहर जाने वाला कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। पूरे दिन महल से बाहर निकलने की कोशिश करते करते थॉमस को शाम हो जाती है। छानबीन करते हुए वो एक अंधेरे से कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक बहुत प्राचीन सा ताबूत मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलता है, अंदर उसे ऑरलॉक की सड़ी गली लाश मिलती है, जिसे देख वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी उसे उन गांव वालों की याद आती है। वह तुरंत पास से पड़े एक गैंती से ऑरलॉक के छाती पर हमला करने लगता है कि तभी ऑरलॉक उस गैंती को पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है। थॉमस डर के मारे वहां से भाग निकलता है और ऑरलॉक के भेड़ियों से बचते हुए अपने कमरे में पहुंचकर उसे अंदर से बंद कर लेता है। असल में ऑरलॉक वही शैतान था जिसे एलन ने गलती से अपनी प्रार्थना से जगा दिया था। रात हो जाती है। ऑरलॉक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर थॉमस को अपने वश में कर लेता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोबारा से थॉमस का खून पीने लगता है। जिस दौरान थॉमस को अचानक एलन भी दिखाई देती है। उधर एलन को दोबारा से पहले जैसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। थॉमस का दोस्त फ्रेडरिच तुरंत डॉक्टर विलहेल्म को बुला लेता है, जो एलन को बेहोशी की दवा देकर सुला देते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एलन को ये दौरे पड़ क्यों रहे हैं।
उधर अगले दिन जैसे ही थॉमस की नींद खुलती है, वो ऑरलॉक के भेड़ियों से बचकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर ऊंचाई से नीचे बह रही नदी में कूद जाता है। उसी दिन डॉक्टर विलहेल्म के हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब मरीज पहुंचता है, जिसके बारे में उनका असिस्टेंट डॉक्टर विलहेल्म को बताता है कि जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वो 3 भेड़ों को मार चुका था और उनका कच्चा मांस खा रहा था और खून पी रहा था। डॉक्टर विलहेल्म तुरंत इस मरीज को मिलने पहुंचते हैं, जो असल में और कोई नहीं हरनॉक था, जो उनके सामने पहले तो एक कबूतर को जिंदा खा जाता है और फिर कहता है, मेरे मालिक वो आ रहे हैं जो तुम सबकी लाशों पर राज करेंगे। जिसके बाद वो पागलों की तरह डॉक्टर विलहेल्म पर हमला कर देता है। डॉक्टर का असिस्टेंट बड़ी मुश्किल से उन्हें हरनॉक से बचाता है। उसी दिन रात को डॉक्टर विलहेल्म फ्रेडरिच के घर पहुंचते हैं, क्योंकि एलन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके दौरे अब बद से बदतर होते जा रहे थे, जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। डॉक्टर विलहेल्म फ्रेडरिच को यह भी बताते हैं कि थॉमस का बॉस हरनॉक भी आज उनके अस्पताल लाया गया। ये बात सुन फ्रेडरिच तुरंत कहता है, आपने उससे थॉमस के बारे में पूछा? डॉक्टर विलहेल्म कहते हैं, वो पागल हो चुका है और बिल्कुल एलन की ही तरह बार बार यही बात दोहरा रहा है। फ्रेडरिच मन ही मन कहता है, थॉमस आखिर तुम हो कहाँ? उधर जंगल में एक नन लकड़ियां चुन रही होती है, जब अचानक उसे एक आदमी बेहोश हालत में नदी किनारे मिलता है। ये थॉमस था। नन अपने साथियों की मदद से उसे चर्च में ले आती है। चर्च के पादरी प्रार्थना कर बड़ी मुश्किल से थॉमस को होश में लाते हैं, जो होश में आते ही ऑरलॉक का नाम चीखता है। चर्च की सबसे बुजुर्ग नन उसे बताती है कि जिसका नाम तुमने लिया है वो प्राचीन समय में काला जादूगर हुआ करता था। शैतानी शक्तियों ने उसकी आत्मा को संजोए रखा ताकि मरने के बाद भी वो जिंदा हो सके। तुम पर अभी भी उसका काला साया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी शक्तियों का तुम पर यहाँ कोई असर नहीं होगा। लेकिन थॉमस कहता है, नहीं, मुझे जर्मनी तुरंत लौटना होगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि वो जर्मनी जा रहा है एलन के पीछे। अगले ही दिन थॉमस नन्स के मना करने के बावजूद भी वापस जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। थॉमस बिल्कुल सही कह रहा था। ऑरलॉक एक जहाज के जरिए अपने ताबूत के अंदर जर्मनी की तरफ बढ़ चुका था और वो एलन को अपने बस में कर उससे बात करते हुए कहता है, हम जल्द ही एक होंगे। उधर डॉक्टर विलहेल्म एलन के दौरों के पीछे के कारण को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो फ्रेडरिच को डॉक्टर वॉन फ्रांस का सुझाव देते हैं, जो असल में डॉक्टर विलहेल्म के शिक्षक भी रह चुके थे। डॉक्टर वॉन एलन के दौरों का अध्ययन करते हैं और फ्रेडरिच और डॉक्टर विलहेल्म को बताते हैं कि शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो, लेकिन ये बच्ची किसी शैतान के वश में है। फ्रेडरिच कहता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर वॉन कहते हैं, मैं नहीं जानता ये शैतान कैसे बुलाई गई, कैसे आजाद हुई, लेकिन इसने इस बच्ची पर अपना पूरा शिकंजा कस लिया है। मुझे इस बारे में थोड़ा अध्ययन करना होगा। जाने से पहले डॉक्टर वॉन ये भी कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान विस्बर्ग पर आने वाला है। उसी रात कुछ समय बाद ऑरलॉक का जहाज भी विस्बर्ग के किनारे पहुंच चुका था। ऑरलॉक जहाज के सभी इंसानों को मारकर उनका खून पी चुका था। उधर हरनॉक भी ड्यूटी पर तैनात गार्ड को मारकर जेल से भाग निकलता है, ये कहते हुए कि मेरे मालिक आ गए, मेरे मालिक आ गए। उसी पल एलन भी होश में आ जाती है और कहती है, वो आ गए, और तुरंत घर से बाहर पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। बाहर थॉमस था, जो अपनी घोड़े से कमजोर होने के कारण नीचे गिर पड़ता है। एलन थॉमस को अंदर ले आती है। थॉमस कहता है, तुम ठीक तो हो ना एलन? तुम्हारा वो लॉकेट उस शैतान के पास है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। उसी पल फ्रेडरिच के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर उसकी कंपनी का एक आदमी और पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो उसे तुरंत बंदरगाह की तरफ चलने के लिए कहते हैं। फ्रेडरिच देखता है कि बंदरगाह पर एक जहाज आकर टकराया था, जिसके अंदर से ढेर सारे चूहे निकल रहे थे। ये चूहे ऑरलॉक की ताबूत से निकले थे। उधर हरनॉक चुपके से ऑरलॉक और उसके ताबूत को पहले ही उस जहाज से लेकर निकल चुका था। हरनॉक ऑरलॉक को कहता है, मालिक आप कहे तो आपकी अमानत को यहाँ आपके पास ले आऊं? ऑरलॉक मना करते हुए कहता है, नहीं, सौदे के मुताबिक उसे खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आना होगा। अगली सुबह ऑरलॉक के चूहों के कारण पूरे विस्बर्ग इलाके में महामारी फैल चुकी थी। उधर डॉक्टर विलहेल्म डॉक्टर वॉन को बताते हैं कि उस जहाज में जितने भी नाविकों की लाश मिली है वो सब भी महामारी से मरे हैं, लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि इन सबके शरीर में एक कतरा खून नहीं है और इनकी छाती पर काटने का निशान है, पर ये चूहों ने नहीं किया, क्योंकि किसी चूहे के इतने बड़े जबड़े कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर वॉन तुरंत कहते हैं, मुझे अभी उस सरफिरे पेशेंट हरनॉक से मिलना है जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था। लेकिन तभी हॉस्पिटल का गार्ड उन्हें बताता है कि वो रात को ही ड्यूटी पर तैनात हॉस्पिटल के एक गार्ड को मारकर फरार हो चुका है।
डॉक्टर वॉन कहते हैं हमें इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जाते हुए वो कहते हैं मुझे लगता है ये कोई आम महामारी नहीं है, मुझे आज रात फ्रेडरिच के साथ मेरे घर पर मिला। रात को डॉक्टर वॉन फ्रेडरिच और डॉक्टर विलहेल्म को बताते हैं कि ये महामारी कोई आम महामारी नहीं है, ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है जिसका नाम वैम्पायर नोस्फेरातु है। लेकिन फ्रेडरिच डॉक्टर वॉन की बातों पर यकीन नहीं करता। उधर ऑरलॉक भी जाग चुका था, जो विस्बर्ग शहर की तरफ देखते हुए अपने काले जादू का इस्तेमाल कर कुछ कर रहा था। अगले ही पल थॉमस का दम बुरी तरह से घुटने लगता है और वो एलन को उससे दूर जाने के लिए चिल्लाने लगता है। एलन एना के पास सोने चली जाती है। कुछ समय बाद अचानक एलन की नींद खुलती है। वो ऑरलॉक को अपने सामने खड़ा पाती है, जो उससे कहता है मैं सदियों से एक लंबी नींद में जैसे कैद था, जिसे तुमने तोड़कर एक नई जिंदगी दी। तुम मेरी जिद हो जिसे मैं हर हाल में पाकर ही रहूंगा। एलन ऑरलॉक को साफ मना करते हुए कहती है उसका प्यार सिर्फ थॉमस के लिए है और किसी के लिए नहीं। ऑरलॉक कहता है तुम्हारे उस थॉमस ने चंद सोने के सिक्कों के लिए तुमसे अपना शादी का नाता कब का तोड़ लिया है। अब तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाओ। असल में ऑरलॉक ने जिन कागजात पर थॉमस के दस्तखत लिए थे वो इसी के लिए थे। असल में हरनॉक ने महल के लिए नहीं बल्कि इस सौदे के लिए जानबूझकर थॉमस को ऑरलॉक के पास भेजा था। एलन ऑरलॉक को बखूबी पहचानती थी। वो कहती है मुझे पता है तुमने जरूर धोखे से ये सब कुछ किया होगा। एलन कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूं और कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ऑरलॉक इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो अब तुम मेरी दुश्मनी देखोगी। मैं तुम्हें 3 रातों का वक्त देता हूं। आज पहली रात थी। हर रात के खत्म होने पर मैं तुम्हारे करीबी और चाहने वालों की जान लूंगा। आखिरी रात को मैं तुम्हारे पति की जान लूंगा। जब तक तुम मुझे अपने पास नहीं बुलाओगी, इस इलाके के लोगों को एक एक करके मरता हुआ देखोगी। अचानक एलन की नींद खुलती है और वो एना को बिस्तर के नीचे पाते हैं, जिसके पूरे शरीर को चूहे काट रहे होते हैं। अगले दिन एना भी महामारी का शिकार हो जाती है। एलन फ्रेडरिच को बहुत समझाती है कि ये सब उस शैतान का किया धरा है, लेकिन फ्रेडरिच मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा वो एलन और थॉमस को उनके घर से चले जाने के लिए कह देता है। एलन जैसे तैसे बीमार थॉमस को लेकर अपने घर पहुंचती है। महामारी के चलते पूरा इलाका मौत की आगोश में था। उधर डॉक्टर वॉन और डॉक्टर विलहेल्म हरनॉक का पता लगाते हुए उसके ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्हें काले जादू की किताब और कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि पुख्ता सबूत थी वैम्पायर नोस्फेरातु के होने का। अगले ही पल ये दोनों फ्रेडरिच के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर वॉन फ्रेडरिच को हरनॉक के ऑफिस की सारी घटना बताते हैं। फ्रेडरिच उनसे पूछता है कि आखिर इस शैतान को मारना कैसे है। डॉक्टर वॉन कहते हैं मैं नहीं जानता उसे कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि मैंने कभी खुद उसका सामना नहीं किया। ये बात सुन फ्रेडरिच कहता है तो अभी तक जो भी बातें आप कर रहे थे वो बस किताबी थी, क्या मजाक है ये। डॉक्टर वॉन कहते हैं उसे मारने और दूर करने के तरीके हर जगह अलग अलग हैं। ये तरीके कितने कारगर हैं इसके भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसका जिक्र हर जगह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस शैतान को सूरज की पहली किरण के साथ अपने ताबूत में वापस लौटना ही होगा। डॉक्टर विलहेल्म कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा। डॉक्टर वॉन कहते हैं वही तो हमें पता करना है। फ्रेडरिच गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है आप दोनों पागल हो चुके हैं, अभी मेरे घर से निकल जाइए। यहाँ सभी लोग महामारी से मरते जा रहे हैं और आप दोनों को ये पागलपन सूझ रहा है। जाते हुए डॉक्टर वॉन कहते हैं फ्रेडरिच तुम्हारी पत्नी का खून उस शैतान ने चख लिया है, वो उसके लिए वापस जरूर लौटेगा, याद रखना इस बात को। उधर थॉमस जैसे ही थोड़ा ठीक होता है वो तुरंत एलन को विस्बर्ग से भाग निकलने के लिए कहता है। एलन कहती है हम बचकर कहीं नहीं भाग सकते थॉमस, और हमारे कारण ही फ्रेडरिच का परिवार और पूरा विस्बर्ग आज इस मुसीबत में है। फिर एलन थॉमस को उसके और ऑरलॉक के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उस शैतान ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन थॉमस कि उसकी जिंदगी में आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब वो शैतान हमारी शादी को तोड़ने आ चुका है। जिसके बाद अचानक एलन को बुरी तरह दौरे पड़ने लगते हैं। थॉमस बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाता है। एलन फिर थॉमस को बताती है कि अगर मैं उस शैतान के पास नहीं गई तो तुम्हें और इस पूरी दुनिया के लोगों को वो मार देगा। थॉमस कहता है मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे खत्म करूंगा। उधर डॉक्टर वॉन को उस काले जादू की किताब से पता चलता है कि कैसे प्राचीन समय में एक लड़की ने अपने प्यार से उस शैतान को अपने काबू में किया और उसे तब तक अपनी आगोश में रखा जब तक सूरज की पहली किरण नहीं निकल आई।
इस तरह उस लड़की ने अपनी कुर्बानी देकर गांव के सभी लोगों को नोस्फेरातु के उस महामारी से बचाया। तभी डॉक्टर वॉन कहते हैं, हे भगवान, एलन ही उस शैतान को रोक सकती है। उधर रात को अचानक बच्चों के कमरे से चीखो पुकार की आवाज सुन एना की नींद खुलती है। वो फ्रेडरिच को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं। एना डरते डरते जैसे ही अपनी बच्चियों के कमरे का दरवाजा खोलती है, ऑरलॉक एक बच्ची को मार चुका था और दूसरी बच्ची का खून बुरी तरह से पी रहा था। बच्ची के शरीर का सारा खून पीने के बाद वो एना की तरफ बढ़ने लगता है। अगली सुबह फ्रेडरिच अपनी पत्नी और अपनी दोनों बच्चियों को खो चुका था। एलन, थॉमस, डॉक्टर विलहेल्म और डॉक्टर वॉन सभी इस दुख की घड़ी में फ्रेडरिच के पास पहुंचते हैं। लेकिन फ्रेडरिच एलन को देखते ही गुस्से में रोते हुए कहता है, इस औरत को यहां से ले जाओ, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। तभी थॉमस फ्रेडरिच को अपने छाती के निशान को दिखाते हुए कहता है, दोस्त, तुम्हें यकीन करना होगा, वो शैतान सच में इस शहर में आ चुका है। कब्रिस्तान से वापस लौटते हुए फ्रेडरिच सभी से माफी मांगता है। डॉक्टर वॉन सभी को बताते हैं कि ऑरलॉक ने अपने ताबूत को ग्रुनवॉल्ड महल में ही रखा होगा। आज रात हम इस शैतान का अंत करेंगे। सबसे पहले हम उसके उस ताबूत को नष्ट कर देंगे ताकि उसके पास सुबह होने पर कोई छुपने की जगह ना हो। डॉक्टर विलहेल्म कहते हैं, और उस शैतान का क्या करेंगे? थॉमस कहता है, मैं उसकी छाती में लोहे की छड़ गाड़ कर उसका अंत करूंगा। रात होने में अभी समय था। डॉक्टर वॉन अपने घर के पास ही उतर जाते हैं। जब एलन कहती है, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। इस दौरान डॉक्टर वॉन एलन को उस काली किताब की सारी बात बताते हैं कि कैसे उस लड़की ने उस शैतान का अंत किया। फिर वो एलन को कहते हैं, मुझे नहीं लगता हम उस शैतान को किसी लोहे के हथियार से मार सकते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो उसका अंत कर सकती हो। फिर जाते हुए डॉक्टर वॉन कहते हैं, पुराने समय में तुम्हें इस काम को करने के लिए किसी देश की देवी का दर्जा मिलता। आज के आधुनिक समय में भले ही किसी को तुम्हारे बलिदान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम किसी देवी से कम नहीं। तुम ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। एलन मुस्कुराते हुए डॉक्टर वॉन का शुक्रिया करती है। फिर डॉक्टर वॉन कहते हैं, मैं आज रात तुम्हारे पति को तुमसे दूर रखूंगा। अब जाओ और उसे जाकर विश्वास दिलाओ कि वो इस छोटी जंग के लिए तैयार है। एलन बिल्कुल वैसा ही करती है और शाम के समय थॉमस को कहती है, मुझसे वादा करो कि जब तक तुम उस शैतान को खत्म नहीं कर लोगे तब तक तुम वापस नहीं लौटोगे। थॉमस एलन को वादा करता है और चले जाता है। थॉमस को जाते हुए एलन देखती है और उसे आखिरी बार मन ही मन अलविदा कहती है। रात होने से पहले सभी लोग फ्रेडरिच के घर इकट्ठा होते हैं, लेकिन फ्रेडरिच का नौकर उन्हें बताता है कि वो कहीं चले गए हैं। ये तीनों तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर फ्रेडरिच की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की कब्र के पास पहुंच गया था। वो भी महामारी का शिकार हो चुका था, जो अपनी पत्नी को कब्र से निकालकर रोते हुए कहता है, एना, मैं भी अब तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो। फ्रेडरिच को ढूंढते हुए ये तीनों भी कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। फ्रेडरिच मर चुका था। थॉमस कहता है, हमें जल्दी करना होगा, मैं उस शैतान को महसूस कर पा रहा हूं। जिसके बाद ये फ्रेडरिच और उसकी पत्नी की संक्रमित लाशों को आग लगाकर ग्रिनवॉल्ड महल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर एलन भी तैयार थी, जो ऑरलॉक को पुकारने लगती है। एलन की पुकार सुन ऑरलॉक जाग जाता है। उधर थॉमस और दोनों डॉक्टर्स ग्रिनवॉल्ड महल पहुंच जाते हैं। थॉमस कहता है, मैं ऑरलॉक के ताबूत को इस महल के पूजा घर में महसूस कर पा रहा हूं, जल्दी चलिए। इन्हें ताबूत ठीक वही मिलता है जो चारों तरफ चूहों से भरा हुआ था। ये तीनों बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत रख आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विलहेल्म ताबूत को खोलते हैं और थॉमस तुरंत लोहे की छड़ ऑरलॉक की छाती में गाड़ देता है। लेकिन ताबूत के भीतर ऑरलॉक नहीं बल्कि हरनॉक लेटा हुआ था। हरनॉक कहता है, वो सिर्फ उसकी है, तुम उसे कभी नहीं रोक पाओगे। डॉक्टर वॉन तुरंत हरनॉक को खत्म कर देते हैं और थॉमस और डॉक्टर विलहेल्म को कहते हैं, हमें अभी इस जगह को खत्म करना होगा ताकि सुबह होने पर वो यहाँ लौट न सके। थॉमस कहता है, वो एलन के पास पहुंच चुका है, चलिए डॉक्टर, हमें अभी एलन की मदद के लिए जाना होगा। डॉक्टर वॉन कहते हैं, थॉमस, सिर्फ एलन है जो हमें इस शैतान से बचा सकती है। वो शैतान उसका खून चखे बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर विलहेल्म कहते हैं, डॉक्टर, आप ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। थॉमस कहता है, आप जानते थे कि ऑरलॉक यहाँ नहीं होगा। डॉक्टर वॉन कहते हैं, तुम्हारी पत्नी भी यही चाहती थी थॉमस। थॉमस और डॉक्टर विलहेल्म तुरंत एलन को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉन वहीं रुककर ऑरलॉक के ताबूत को हरनॉक की लाश के साथ जला देते हैं ताकि ऑरलॉक के पास कोई छुपने की जगह न बचे। उधर ऑरलॉक एलन के पास पहुंच चुका था। एलन के कमरे का दरवाजा खोल वो एलन को पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी मर्जी से कबूल करती हो? एलन हाँ कहती है। ऑरलॉक
अंदर आकर कहता है, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो एलन को निर्वस्त्र कर उसका खून पीने लगता है। उसी पल सूर्योदय भी होने लगता है। एलन ऑरलॉक को अपने आगोश में इस तरह छुपाए रखती है कि ऑरलॉक को इस बात का इल्म ही नहीं हो पाता। और फिर सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है। वो एलन की तरफ देखता है जो अधमरी हो चुकी थी, जो ऑरलॉक को देख मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे सूरज की रोशनी तेज होती जाती है, जिसके कारण ऑरलॉक बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसकी आंखें, कान और मुंह, हर जगह से खून बहने लगता है। एलन उसे कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद थॉमस और डॉक्टर विलहेल्म कमरे में पहुंचते हैं। ऑरलॉक का शरीर सूरज की रोशनी से सूखकर बिल्कुल खत्म हो चुका था। एलन भी अपनी आखिरी सांस ले रही थी, जो थॉमस को एक पल के लिए देखती है और फिर मर जाती है। थॉमस रोते हुए एलन की आंखों को बंद कर देता है। एलन ने अपना बलिदान देकर पूरे शहर को नॉस्फेरातु की महामारी से बचा लिया था।